तो मैं आपको सूरज का कंपैरिजन दिखा देता हूँ। सारे प्लेनेट कंपेयर करें तो सूरज की साइज इतनी बड़ी है कि आपके मन में जैसा भी इमेज है सूरज का अभी उस सब को भूल जाओ, वैसा कुछ नहीं है। वो इतना ह्यूज है कि धरती उसके सामने एक छोटे से मार्बल की तरह नजर आती है। इनफैक्ट जो सबसे बड़े प्लैनेट्स है जुपिटर, और वो भी इतना छोटा नजर आता है। इसी सूरज को स्टडी करने के लिए इसरो ने फाइनली लॉन्च कर दिया है आदित्य L1 को। ये भारत का पहला स्पेस मिशन होगा जो कि सन की स्टडी करेगा। यानी चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद, चांद के बाद अब सूरज की स्टडी की जाएगी। धरती पे जो भी जीवन है वो डायरेक्टली सूरज से ही आती है। जो हम खाना खा रहे हैं, जिसके चलते आप जिंदा हो, सूरज ना हो तो ये खाना नहीं मिलेगा हमें और हम मर जाएंगे। तो सूरज एक्चुअली में हमें प्राण देता है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी कई चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सूरज के रिस्क इन द सेंस की क्या क्या खतरे हैं आपको मैं बता दूं। सूरज से अल्ट्रा वायोलेट रेज और ऐसे कई सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, रेडिएशन निकलता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सन से जो रेज निकलती है उसको मैं बता रहा हूँ। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायोलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये जितनी तरह की रेज है वो सन एब्सॉर्ब भी करता है अपने तरफ और दूसरी तरफ रेडिएट भी करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो सैटेलाइट्स धरती का ऑर्बिट करते हैं, जैसे कि जो टेलीविजन देखते हो आप लोग, छत पे जो एंटेना लगा है उसमें चैनल्स जो है वो सैटेलाइट से आते हैं। जीपीएस सैटेलाइट के थ्रू ही काम करता है। मोबाइल डेटा, वाईफाई सब कुछ ऑफ कर दो, खाली जीपीएस ऑन कर लो, तब भी जीपीएस ट्रैकिंग हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका फोन जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्टेड है। तो कभी कभी क्या होता है कि सन के इन्हीं रेज के चलते कई सैटेलाइट्स पीरियोडिकली डैमेज हो जाती है, जिसके चलते कुछ तो कंप्लीटली डैमेज हो जाती है परमानेंटली और वो बस स्पेस डेब्रिस बनकर रह जाती है, और दूसरी कुछ ऐसी होती है जिनका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। और यही कारण है कि सन के रेज को स्टडी करना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा आदित्य L1 है ये सन के इसी चीज को स्टडी करेगा। सन के जितने भी लेयर्स हैं उनको स्टडी करेगा, और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको कि कोरोना कहते हैं उसको ये स्टडी करेगा। और आदित्य L1 में एक पार्टिकल डिटेक्टर भी लगा रहेगा, यानी सन से आ रहे कोई भी पार्टिकल, अगर कोई नॉवल पार्टिकल हो जो कि विज्ञान ने आज तक नहीं देखा है, जो कि एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि साइंस को सब कुछ ही नहीं पता है बिल्कुल भी, तो ऐसा कोई नया पार्टिकल अगर एमिट हो रहा हो सन से या फिर यूनिवर्स की किसी भी तरफ से, तो उसको भी ये आदित्य L1 स्टडी करेगा। ये आदित्य L1 जिस जगह पर रहेगा वो एक सिंगल पॉइंट होगा, यानी वो मूव नहीं करेगा। क्या है कि जब भी आपके मन में कोई सैटेलाइट की इमेज आती है तो वो मूव करते हुए आती होगी, चलते हुए आती होगी, मूव करता है, घूमता है और इंस्पेक्शन करते रहता है। लेकिन ये एक ऐसी सैटेलाइट होगी जो कि एक जगह पर रह के कॉन्टिन्यूअसली व्यू करेगा सन को, और ना कोई एक्लिप्स यानी ग्रहण या फिर ना कोई प्लैनेट आदित्य L1 और सन के बीच में आएगा। ये एक ऐसे जगह पर है जिसको कि लैग्रेंज पॉइंट्स कहा जाता है। लैग्रेंज पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो एक जगह पर रह पाएगा, यानी ये पॉइंट स्पेस के पार्किंग स्पॉट की तरह होता है जहां पर कोई भी सैटेलाइट बिल्कुल स्टिल एक जगह पर रह पाएगा। क्या है कि स्पेस की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही होंगे, अगर किसी चीज को मूव करा दिया जाए तो अनलेस एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स वो मूव करता ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में। और अगर उस ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारी चीजें हैं तो जिसका सबसे ज्यादा ग्रेविटी होगा उसके तरफ वो खींचा चला जाएगा। तो बात यह है कि अगर आदित्य L1 सन के बहुत पास आ गया तो सन उसको सिंपली अपने ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर लेगा और वो सन में जाकर भस्म हो जाएगा। ये दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत यह है कि अगर वो स्पेस के उस जगह पर रहे जहां पर धरती की ग्रेविटी ज्यादा इफेक्ट करती है तो ये उसके तरफ खींचा चला जाएगा, जिससे कि बचने के लिए हमें एडिशनल फ्यूल की जरूरत पड़ेगी उसी को काउंटर एक्ट करने के लिए। लेकिन स्पेस में मौजूद इन पार्किंग पॉइंट्स, इन अमेजिंग पार्किंग स्पॉट्स, इन लैग्रेंज पॉइंट्स की खास बात यह है कि एक ऐसी जगह होती है जहां पर ना सन की ग्रेविटी ज्यादा इफेक्ट करती है ना धरती की, यानी दोनों ग्रेविटी की खिंचाव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। और इससे एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां पर स्पेसक्राफ्ट आराम से रह सकता है जब चाहे तब तक, वो भी बिल्कुल सेफली। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 5 ऐसे पार्किंग स्पॉट्स, 5 ऐसे लैग्रेंज पॉइंट्स मौजूद हैं। और आदित्य L1 जो है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये जो पहला पार्किंग स्पेस है L1, वहां पर ये जाके बैठेगा। और आदित्य मतलब सूरज और L1 मतलब ये स्पेस का पार्किंग पॉइंट, और इसलिए इस मिशन का नाम दिया गया है आदित्य L1। काफी इंटरेस्टिंग है ना। आदित्य L1 को लगभग 127 दिन लगेंगे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, यानी उसी लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने के लिए। वो लैग्रेंज पॉइंट करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है धरती से। जैसे कि आपने सुना होगा कि चांद करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है, यानी लगभग 4 लाख मान लेते हैं, लेकिन ये लगभग उससे 4 गुना ज्यादा दूरी पर है, यानी 15 लाख किलोमीटर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी आपको जाननी चाहिए कि सन से कभी कभी सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी निकलते हैं, यानी जिस तरह धरती पे तूफान आता है, अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी आता है, और इससे हमारे धरती के इन्वायरमेंट तक को फर्क पड़ता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक्चुअली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी सब्जेक्ट होने वाली है इसी आदित्य L1 के लिए। वो एक ऐसे रीजन में रहेगा जहां पर उसको कोई भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं फील होगी, यानी वहां से वो कंटिन्यूअसली सन को देखेगा और सन को स्टडी करेगा। और आपको एक टर्म बता दूं यहाँ पर, सोलर वेदर। ये जो सोलर वेदर टर्म है इस पे ध्यान दो। जिस तरह वेदर यानी क्लाइमेट धरती पर होता है, वैसे ही सोलर वेदर भी होता है, स्पेस वेदर भी होता है, यानी आसमान का भी क्लाइमेट होता है। धरती के क्लाइमेट की तरह नहीं, जैसे धरती के क्लाइमेट में विंड होता है, स्टॉर्म होता है, बादलें होती है, वैसे ही जो स्पेस का क्लाइमेट होता है उसमें स्पेस की अलग अलग रेज होती है। आदित्य L1 के मिशन के ड्यूरेशन की बात करें तो जो प्लान किया गया है वो है 5.2 ईयर्स। मैंने प्लान किया गया है ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बहुत कुछ प्लान किया जाता है, लेकिन स्पेस एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जगह है और यहाँ पर अक्सर वर्स्ट केस को लेकर चलना पड़ता है। और यही रीजन है कि 5.2 ईयर्स प्लान किया गया है, लेकिन ये ज्यादा भी चल सकता है और कम भी चल सकता है। आदित्य L1 पे जनवरी 2008 से काम चल रहा है। जो एडवाइजरी कमेटी बैठाई गई थी 2008
2008 से तब इसकी काम शुरू की गई थी। फिर 2016-17 में सिर्फ 3 करोड़ का बजट एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया, यानी एक्सपेरिमेंटल बजट दिया गया 3 करोड़ रुपए। और उसके बाद इस मिशन में और डेवलपमेंट्स हुई और फाइनली इसका नाम तय किया गया आदित्य L1। और फाइनली जब सब कुछ प्रिपेयर हो गया, सारा मैप और सारी प्लानिंग्स हो गई पेपर पे, उसके बाद 370 करोड़ का बजट तय किया गया और उतना पैसा इसरो को एलोकेट किया गया और फाइनली इतने पैसे से ये बनकर तैयार हुआ और लॉन्च हुआ। सन का जो मैग्नेटिक स्टॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, उससे ये स्पेसक्राफ्ट भी इनफैक्ट डैमेज हो सकता है और इसीलिए वर्स्ट केस को मानते हुए इसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है ताकि ऐसी कुछ हो, इंटेंस मैग्नेटिक स्टॉर्म आए भी तो कुछ ज्यादा इशू ना हो। और इसकी स्टडी की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि सन का जो रेडिएशन है या फिर जो भी चीजें सन से निकलती है धरती की तरफ, वो धरती के डायनामिक्स को, धरती के एटमॉस्फेयर को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे इफेक्ट करता है, इसका अंडरस्टैंडिंग अभी ना नासा को है, ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी को है, ना किसी वैज्ञानिक को है, क्योंकि हम उसका 1% भी नहीं जानते। जो नासा का सोलर पार्कर प्रोब है जो कि सन को ऑलरेडी स्टडी कर रहा है, वो भी अभी डेटा कलेक्ट करने में ही लगा हुआ है। और आदित्य L1 इसी डेटा कलेक्शन में एक एक्सटेंशन होगा, एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन जो कि बहुत तेजी से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा और ह्यूमैनिटी को एज इंटायर स्केल पार्कर प्रोब और ये आदित्य L1 ये दोनों मिलकर ऐसे डेटा को प्रोवाइड करेंगे जिससे ह्यूमैनिटी का जो नॉलेज है सन के बारे में और सन के निकलते रेज के बारे में, जिससे कि धरती पर बहुत असर पड़ता है, भले ही वो असर इनविजिबल होता है लेकिन पड़ता है, तो इनको जानने में बहुत मदद मिलेगी हमें। जिस जगह पर ये खड़ा होगा उस जगह से जो व्यू मिलेगा उसको टैग दिया गया है अनइंटरप्टेड व्यू, जो कहते हैं ना अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस। इसे बहुत जगह एडवर्टाइज किया जाता है इंटरनेट वगैरह का, अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस। वैसे ही इस आदित्य L1 को सन का अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस मिलेगा ताकि ये अपना रिसर्च को कैरी कर सके। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है उसकी बजट थी $1.5 बिलियन, यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए। लेकिन आदित्य L1 का जो बजट है जैसे कि मैंने बताया 378 करोड़, यानी सोलर पार्कर प्रोब से करीब 33 गुना कम। और ये 2018 में लॉन्च हुआ था। और सन का जो सबसे आउटर लेयर है, कोरोना कहा जाता है इसको, तो इसी को स्टडी करता है ये प्रोब। आपको पता है ये सोलर पार्कर प्रोब लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से सूरज के पास ट्रैवल करता है। जी हाँ, इस प्रोब का स्पीड 7 लाख किलोमीटर पर घंटे है और इसके साथ ही ये बन गया है द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट एवर बिल्ड बाय ह्यूमंस। तो ऐसे ही कुछ इंडिया का भी आदित्य L1 होगा जो कि सन को स्टडी करेगा। लेकिन जो सोलर पार्कर प्रोब है वो सन के बहुत करीब जाकर उसका इंस्पेक्शन कर रहा है और ये हमारा आदित्य L1 ये जस्ट शुरुआत है, स्टार्टिंग है एक ऐसे एक्सप्लोरेशन का जो आगे जाके और एडवांस होगी। ये तो लैग्रेंज पॉइंट से सन को रीड करेगा, लेकिन इसरो के ऐसे कई प्लान्स आएंगे जिसमें सूरज के और करीब भी जाया जाएगा, जैसा कि सोलर पार्कर प्रोब कर रहा है। इतने कम बजट में 378 करोड़ में इतना ज्यादा बजट इफिशिएंट मिशन, ये भी अपने आप में एक वंडर है। और इसरो पूरे विश्व में इसके लिए भी जाना जाता है कि इसरो जो है वो अपने मिशन को बहुत इफिशिएंट तरीके से करता है, वो अननेसेसरीली रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करता है। कितने लीस्ट पॉसिबल प्राइस में पॉसिबल हो कोई मिशन, इसरो उसी को अंजाम देता है, चाहे वो मंगलयान की बात हो या फिर चंद्रयान की बात हो या फिर सूर्ययान यानी आदित्य L1 की बात हो। अच्छा, वैसे आपको क्या सन बहुत बड़ा लगता है ना साइज में, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया इतना बड़ा साइज है, धरती मार्बल है। तो सुनो, असल में क्या है कि जो भी चीज बड़ी है उससे भी बड़ी बड़ी चीजें अंतरिक्ष में मौजूद है। यानी जो हमारा सन है उसका मैं आपको एक डिपिक्शन दिखाता हूँ। ये है सन जो कि ठीक से दिख भी नहीं रहा है, बगल में है सीरियस तारा, उसके बाद पोलक्स तारा, उसके बगल में आर्कटरस तारा, उसके बाद रिगल तारा जो कि सन से भी बहुत बड़ा है। सन से इतना ज्यादा बड़ा है ये रिगल। सन इसके सामने एक छोटा सा मार्बल के बराबर है, लेकिन ये कुछ नहीं है। अगर हम और जूम आउट करते हैं तो इससे भी बड़ा एक बीटलग्यूज नाम का तारा है। बीटलग्यूज भी असल में कुछ नहीं है, इससे भी और जूम आउट करें तो एंटेरेस नाम का एक तारा है और इसके सामने तो सन एक धूल के कण के बराबर है। मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये एक मूवी है लिटरली। एकदम फिक्शनल लगता है कि हमारा यूनिवर्स जैसा कोई चीज एग्जिस्ट भी कर सकता है, क्योंकि ये इतना अमेजिंग ही है, बहुत अमेजिंग है सच में। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सबको नॉलेज पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके बेल आइकन